रात को जैसे हवा में सिर्फ ठंड नहीं, बल्कि एक सन्नाटा, एक उदासी, एक अकेलापन भी घुला हो। गांव के घरों में चूल्हे जल रहे थे, रोटियों की खुशबू थी, रजाइयां खनक रही थी। लेकिन गांव के किनारे, जहां रास्ता कच्चा है और 2 कदम बाद घना सन्नाटा, वहां एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी खड़ी थी, मानो हवा के डर से खुद में सिमटी हुई। उसी झोपड़ी में रहती थी 2 बहनें, बड़ी बहन गौरी और छोटी बहन लक्ष्मी। दोनों बहनें मिट्टी के बर्तन बना के जैसे तैसे अपना पेट पालते थे। उनके झोपड़ी में दीवारें थीं, लेकिन सुरक्षा नहीं, छत थी लेकिन मजबूती नहीं थी, 2 कंबल थे, लेकिन ठंड अब भी शरीर चीरती थी। दीदी देखो ना, देखो मेरी उंगलियां नीली हो गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बर्फ का सांप मेरे हाथों पर लिपट गया हो। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर रात और ठंडी हो गई तो क्या होगा? क्या हम सो पाने लायक भी बचेंगे? लक्ष्मी सुन, मैं हूं ना। जब तक मेरे शरीर में सांस है मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। हमने इससे भी बुरे दिन देखे हैं। याद है जब माँ और बापू चल बसे थे, उस दिन लगा था कि दुनिया खत्म हो गई, लेकिन हम खड़े रहे थे ना, तो आज भी खड़े रहेंगे। पर दीदी उस दिन हमारे पास सुरक्षित घर था, लोग थे हमारे साथ, लेकिन अब तो बस ये टूटी झोपड़ी है। हवा अंदर आ रही है, जमीन ठंडी है और कंबल हमारे बीच भी पूरा नहीं होता। घर दीवारों से नहीं होता, घर उस इंसान से होता है जिसके साथ बैठकर डर बांट सको। और वो मेरे लिए तू है। हमारा घर ये झोपड़ी नहीं, तू है, समझी? वो तो है ही दीदी, लेकिन मैं कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि अगर भगवान हमें देख रहे हैं तो वह हमें ऐसी ठंड में अकेला क्यों छोड़ देते हैं? हमारे साथ क्यों कभी चमत्कार नहीं करते? शायद भगवान भी चाहता है कि हम मजबूत बने। कभी कभी वो हमें दुनिया की बुराई दिखाता है ताकि हम समझ सके किसका साथ असली है और कौन सिर्फ बुरे नजर का भूखा है। हम अकेले नहीं हैं लक्ष्मी, हम बस परखे जा रहे हैं। दोनों बहनें बहुत मुश्किल से अपना जीवन बिता रही थी। उनके माता पिता के गुजर जाने के बाद उनके जीवन में बहुत से कठिनाई आ गई थी, और अब ये ठंड का मौसम भी उनके लिए एक चुनौती थी। पर गांव वालों ने भी कभी भी उनके ऊपर दया नहीं दिखाई थी। अगली सुबह जब दोनों बहनें बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लाने जाते हैं, तब कुछ गांव वाले उनको देख के छिड़ जाते हैं। देखो देखो, फिर से ये अनाथ बहनें गुजर रही हैं। कपड़े फटे, बाल उलझे, आंखों में रोना। अजीब ही बोझ है गांव पर। उन्हें देखते ही पूरा दिन बेकार जाता है। कितने मनहूस हैं ये दोनों। इनसे दूर रहो, इनकी किस्मत खराब है। जिसके पास माँ बाप तक ना बच पाए, उनकी तकदीर भला किसी और को क्या देगी? पता नहीं इन मनहूसों को मुखिया जी ने गांव में रखा ही क्यों है। दोनों बहनें गांव वालों की बात सुन के उदास हो जाती हैं। उनकी बातों में सच कम, जहर ज्यादा था। दोनों बहनें उनकी बातों को फिर अनसुना करके अपने काम के लिए निकल गए। लेकिन उनके गांव में एक जहर से भी जहरीला आदमी था, धनराज बनिया। एक दिन गौरी चावल मांगने नहीं, उधार वापस चुकाने गई थी। अच्छा, तो आखिर आ ही गई। सोचा था तुम दोनों तो गायब ही हो गई। चलो बताओ अब क्या चाहिए? धनराज जी, पिछले महीने का उधार चुकाना था, लेकिन हम पूरी रकम नहीं ला सके। थोड़ा समय और दे दीजिए। हम अच्छी जगह तलाश रहे हैं जहां हम अपने बर्तनों को अच्छे दाम में बेच सके। अरे ये बर्तन बेच के कितना ही कमा लोगी, और तुम दोनों कितना कोशिश करती हो अपना घर अच्छे से चलाने की, लेकिन कोशिश सही दिशा में भी तो होनी चाहिए। तुम चाहो तो मेरे घर आ सकती हो, काम भी मिलेगा और रात की ठंड भी नहीं लगेगी। धनराज जी, काम दिन में होता है, रात में कैसा काम कराएंगे आप? आप क्या बोलना चाहते हो? समझदार लड़की हो, सब समझती हो। जिंदगी में बचने के लिए कभी कभी लोगों से तालमेल रखना पड़ता है, वरना लोग कुचल देते हैं। और वैसे भी तुम दोनों को तो गांव के कई लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं। एक मैं ही हूं जो तुम दोनों का मोल जानता हूं। गौरी ने बात नहीं बढ़ाई। गौरी समझ गई धनराज क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। गौरी को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो चुप रही और वहां से निकल आई। अब रात गहराती गई, ठंड और तेज हो गई। हवा झोपड़ी को हिला रही थी, और इसी बीच दरवाजे पर ठक ठक आवाज हुई।
गौरी बाहर आई तो देखा कि गांव का एक व्यक्ति राघव आया हुआ था। राघव भैया, आप यहाँ इतनी रात को? हाँ तो अब और क्या करूं? आने को मजबूर जो कर दिया तुम लोगों ने। अरे मुझे गांव के लोगों ने बोला था कि ये दोनों बहनें किसी काम की नहीं हैं। फिर भी पता नहीं क्यों मैंने किसी की बात नहीं सुनी और तुम दोनों से काम करवाया। राघव की आवाज सुन के लक्ष्मी भी बाहर आ जाती है। अरे राघव भैया, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? हम आपका ही काम कर रहे थे। आपको मिल जाएंगे आपके मटके, हमें बस और कुछ दिन दीजिए। हाँ भैया, आपने हमसे मटका खरीदने को सोचा, ये हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन मटके इतनी जल्दी कैसे बनेंगे? दिन में ज्यादा धूप नहीं निकल रही है। इन दिनों तो मटके हम बना भी लेंगे तो सूख नहीं पा रहे, इसलिए देर हो रही है। अरे मैंने पहले ही बता दिया था तुमको कि मुझे 1 हफ्ते में चाहिए, लेकिन अब 10 दिन होने को है। अरे मेरे समय का भी तो कोई महत्व है। मुझे मेरे मालिक ने बोला था कि मटका 1 हफ्ते में चाहिए, लेकिन तुम लोगों की वजह से मुझे गाली सुननी पड़ रहा है। तुम लोग दिन रात काम करो और मुझे मेरे मटके दे दो, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। भैया, आप इतना कठोरता क्यों दिखा रहे हैं? हम कर तो रहे हैं। हमसे जितना बन पड़ता है, हम रात को चाहकर भी काम नहीं कर पाते। हमें ठंड लगती है, हमारे पास पहनने को गर्म कपड़े भी नहीं है, बस 2 फटी हुई कंबलें हैं। आप हम पे एहसान कीजिए, हम जल्दी जल्दी बना देंगे मटके। आप पैसे मत काटिए। सुनो गौरी, मेरे सामने भावुक होने की जरूरत नहीं है। मैं भी कर्मबद्ध हूँ, मुझे भी मेरे मालिक को जवाब देना होता है। वे मुझ पे बहुत विश्वास करते हैं। मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकता। मटका कल देना है तो दो, नहीं तो मुझे मजबूरन दूसरे गांव से बनवाना होगा। ऐसा मत कीजिए भैया, आप हम पे दया कीजिए। हमने पहले ही कुछ मटके बना ली है और मटके बनाने के लिए मिट्टी भी तैयार किया है। आप बस कुछ दिन दे दीजिए। नहीं नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं जानता और अब इसके बारे में बहस भी नहीं करनी है मुझे। कल तक पूरे 30 के 30 मटके मिल जाने चाहिए। ये बोल के राघव वहां से चला जाता है और दोनों बहनें घर के भीतर चिंता में बैठ जाती हैं। दीदी, अब क्या होगा? हमने तो बस कुछ ही मटके बनाए हैं। कल राघव भैया को पूरे 30 मटके देने होंगे, नहीं तो वो हमें पैसे नहीं देंगे और इतने दिनों की मेहनत और समय बर्बाद हो जाएगा। वैसे ही हमारे पास बहुत से उधारी है। मैं समझ रही हूँ बहन, लेकिन अब चिंता नहीं, काम करना होगा। आजकल कोई किसी की परेशानी नहीं देखता, सबको अपना फायदा चाहिए। और वैसे भी गांव के ज्यादातर लोग तो हमें मनहूस ही मानते हैं। पता नहीं दीदी, हमारी किस्मत खराब है या हमारी भगवान द्वारा परीक्षा ली जा रही है। ये सब छोड़ बहन, आज पूरी रात काम करना होगा ताकि कल सुबह राघव भैया को पूरे 30 मटके दे सके। तू मेरी थोड़ी सी मदद करके सो जा। तुझे रात तक मेहनत करने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं दीदी, मैं भी आपके साथ रात भर काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दीदी मटके कल तक सूखेंगे कैसे? ये तो नामुमकिन है दीदी। सब होगा, मैंने सोच लिया है। मेरे पास एक नया विचार आया है। धूप नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम आग में गिले डीले मटकों को सूखा लेंगे, देखना कल तक हो जाएगा। भगवान हमारे साथ है। ये बोल के गौरी मटके बनाने के काम में लग जाती है और लक्ष्मी भी गौरी का साथ देती है। दोनों बहनें पूरी रात मटके बनाते और आग के सामने सूखने रख देते। ऐसे ही दोनों बहनें पूरी रात मेहनत करते हैं। रात की हवा ने जैसे आखिरी सांसें ली थी, पर झोपड़ी के बाहर 2 शरीर थके हुए पर हौसले जिंदा। दोनों बहनों ने रात भर काम किया था, बिना नींद के, बिना आराम के, सिर्फ मिट्टी और उम्मीद के बीच टिके रहे। मटके एक के बाद एक तैयार हुए। कुछ पर दरारें थी, कुछ थोड़े अधूरे थे, पर सब काम पूरा हुआ। रात खत्म हुई, लेकिन थकान इतनी कि जैसे पेट के अंदर कोई पत्थर रख दिया गया हो। गौरी और लक्ष्मी एक दूसरे का सहारा बनकर बैठी थी। दोनों आंखों में नींद के अल्फाज, पर मुस्कान आंसू से भी मधुर। दोनों कुछ समय बाद थके हरे घर के भीतर गए। लक्ष्मी, हमने कर दिखाया। पूरी रात बिना सोए मेहनत की, पर काम पूरा हो गया। तू देखना, धीरे धीरे हमारी थकान भी कम होगी और ये मटके भी बेचकर रोटी मिल जाएगी। थोड़ी देर बैठकर तबीयत संभाल ले, मैं आग को अब बुझा देती हूँ। दीदी, मेरे हाथ थक गए हैं, सीना कुछ भारी सा लग रहा है, पर आपके जज्बे और तरकीब से हमने मटके तैयार कर लिए। अब बस राघव भैया को मटके देके उनसे पैसे लेके उधारी चुकानी है और जो पैसे बचेंगे वो घर के काम आएंगे। हाँ बहन, ये तो है, लेकिन ये अकेले मुझसे संभव नहीं था। अगर तू नहीं होती तो मैं कुछ नहीं कर पाती। लेकिन बहन,
तू कमजोर सी दिखाई दे रही है। तू पहले आराम कर, मैं जल्दी लौटती हूँ। अपने दीदी के कहने से लक्ष्मी थोड़ा चारपाई पे लेट गई और उसने आंखें बंद कर ली, पर नींद नहीं आई। उसका चेहरा पीलापन लिए था, जैसे सेहरे से रंग ही उठ गया हो। वह खुद को झकझोर कर लेती रही, क्योंकि बेचैनी सी हर पल बढ़ रही थी। सूरज की किरणें अब तेज हो चुकी थी, पर दोनों बहनों के अंदर सर्दी अभी भी ज्यों की त्यों थी। ठंडी हवा जैसे लक्ष्मी की हड्डियों में उतरती जा रही थी। गौरी ने सारे मटके एक जगह रखा और राघव का इंतजार किया। कुछ समय बाद राघव एक आदमी को लेकर आया और सारे मटके एक ठेले में रखवाई और गौरी को पैसे दे दिए। गौरी, मैं अभी ये ले जा रहा हूं, लेकिन अगर मटके ढीले लगे तो मुझे मालिक से डांट पड़ सकता है, तो इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूं, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो पैसे वापस करना होगा। और हाँ, गांव वालों का कहना है कि ठंड बहुत भयंकर होगा इस बार, तो मैं कहता हूं कि अभी से मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा मटके बना लेना, ताकि कड़ाके की ठंड में काम न करना पड़े। राघव भैया, मटके हमने बहुत अच्छी मिट्टी से बनाई है और बहुत समय लगाकर हमने मटकों को अच्छे से सुखाकर मजबूती दे दिया है, तो आप परेशान मत होइए। और धन्यवाद, आपने हमसे मटके खरीदे और हमारे बारे में सोचने के लिए। मैं भी सोच रही थी ज्यादा ठंडी आने से पहले ज्यादा से ज्यादा मटके बना लूं। अगर आपको और कभी मटके चाहिए तो आप जरूर से बोलना भैया। गौरी की बात सुनकर राघव ने सारे मटके ठेले में लेके चला गया और गौरी घर के भीतर जाके देखती है कि लक्ष्मी की सांसें अब अनियमित होती जा रही थी। बहन, तेरी तबीयत तो और भी बिगड़ रही है। कल रात के ठंड के वजह से तुझे सर्दी लग गई है। रात भर खुले आसमान के नीचे थे हम, शायद इसीलिए ये हुआ है। मैं जाके वैद्य जी से तेरे लिए दवाई ले आती हूँ। नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ, मुझे दवाई की जरूरत नहीं है। दवाई में बेकार पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगी। गौरी का मन नहीं मान रहा था, लेकिन फिर भी गरीबी के हालत के